बेटा तेरी माँ को आजकल बहुत तकलीफ रहने लगी है। दमा के कारण सांस फूल जाती है। एक बार शहर में डॉक्टर के पास दिखा लेंगे तो अच्छा रहेगा। दिलीप जी ने अपने बड़े बेटे केशव को फोन पर कहा। पापा, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ डॉक्टर को दिखाना इतना आसान नहीं है। इस वक्त ऑफिस में काम भी बहुत है, आने जाने का खर्चा अलग से। फिर मानो एक बार दिखा भी दिया तो बार बार दवा लेने और चेकअप करवाने के लिए लाते रहो। मैं तो आपकी सुविधा के लिए बोल रहा हूँ। आप माधव को क्यों नहीं बोलते? उसका तो अपना बिजनेस है। एक दो दिन का समय निकालकर माँ को दिखा देगा। केशव ने अपने छोटे भाई पर बात करते हुए कहा। एक आशा भरी निगाहों से दिलीप जी ने एक बार फिर फोन की ओर देखा और अपने छोटे बेटे माधव के पास फोन मिला दिया। काफी देर घंटी बजने के बाद माधव ने फोन उठाया। हेलो बेटा, कैसा है तू और बच्चे और बहू? मजे में तो है ना? हाँ पापा, हम सब ठीक है। अभी आप काम का टाइम है तो आप जल्दी बताओ, कुछ काम है क्या बेटा? वह तेरी माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। एक बार शहर में डॉक्टर को दिखा लेते तो अच्छा रहता पापा। आपको तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। शहर में कौन से अलग डॉक्टर बसते हैं? आपको पता भी है यहाँ कितना प्रदूषण है। यहाँ की धूल मिट्टी में माँ की तबीयत और बिगड़ जाएगी। बेटे की दो टूक बात सुनकर दिलीप जी चुप रह गए। पास बैठी उनकी पत्नी लीला जी भी फोन पर हुई बातें सुन रही थी। एक माँ हमेशा इस भ्रम में रहती है कि बच्चों की कुछ मजबूरी होगी, तभी ऐसा बोल रहे होंगे। पति की आंखों में बेटों के प्रतिहार देखकर लीला जी ने बात संभालते हुए कहा। जी ठीक ही तो बोल रहा है। वह शहर में रखा क्या है? जब यहाँ आते हैं तो दिखते नहीं, कितने कमजोर लगते हैं। वह हमारे बारे में सोचकर ही बोल रहे होंगे। पत्नी की बात सुनकर दिलीप जी हाथ बढ़ाते हुए बोले। काश हमने भी अपने बारे में कुछ सोचा होता, तो आज हमारे बच्चों को हमारे बारे में इतना सोचना पड़ता। उस वक्त तो बस हमें यही सोच रही थी कि किसी तरह बच्चे पढ़ लिख ले। जब पढ़ने के लिए तो उनके कारोबार के लिए जमीन तक बेचती। रह गया तो बस 2 कमरों का छोटा सा मकान। चलो छोड़ो, तुम खड़ी हो जाओ। अभी पास वाले वैद्य जी के पास दिखा लाता हूँ। आज आप यूं ही परेशान हो रहे हैं, थोड़ा गर्म पानी पी लूंगी बस। तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण आज इतनी तकलीफ हो रही है। बड़ा डॉक्टर ना सही जो है, कम से कम उसी की दवा तो ले लिया करो। इस बार थोड़ा डांटते हुए दिलीप जी बोले तो लीला चुपचाप खड़ी हो गई। कुछ दिनों बाद अचानक से दोनों बेटे और उनके परिवार गांव आ गया। पूरे परिवार को देखकर दिलीप जी और लीला जी खुश तो थे, लेकिन दिलीप जी के मन में सवाल भी उठ रहे थे। कुछ देर तो सब ठीक रहा। केशव बोला। पापा, मैं सोच रहा था, अब आप दोनों की भी उम्र हो गई है, आपको यूं अकेले छोड़ने का मन नहीं करता। आज वर्ष बाद बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दिलीप जी और लीला जी हैरान थे। लीला जी तो भाव विभोर होकर चमकती हुई आंखों से दिलीप जी की ओर देख रही थी, मानो कह रही हो, देखा, मैं कहती थी ना कि हमारे बेटे हमारी बहु चिंता करते हैं। माधव ने भी बड़े भाई की बात में बात मिलाते हुए कहा। हाँ पापा, अब यहाँ रखा ही क्या है, अपने पोते के साथ आराम से टाइम पास कीजिए और हमें भी सेवा का मौका दीजिए। लीला जी ने तो अपना पूरा मन बना लिया था, लेकिन दिलीप जी सिर्फ मुस्कुराकर रह गए। अगले दिन केशव कुछ कागजात लेकर दिलीप जी के पास आया। पापा, यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए पापा। अब आप दोनों हमारे साथ शहर में रहेंगे तो फिर यहाँ इस मकान की देखभाल कौन करेगा? हमने सोचा है कि इससे बचकर इस चिंता से भी मुक्त हो जाते हैं। दिलीप जी बेटे की बात सुनकर सुन रह गए। संभालते हुए वह बोल। बेटा, मैं सोच कर बताऊंगा। आखिर यही गांव में हमारे आखिरी निशानी है। केशव ने अपनी माँ की ओर देखा, जैसे विनती कर रहा हो कि वह पापा को समझाए। रात को लीला जी ने थोड़ी मनोहार करते हुए कहा। जी बच्चे ठीक ही तो बोल रहे थे, आप बच्चों के साथ रहना है तो यह मकान किस काम का? वैसे भी हमारे बाद ये इन बच्चों का ही तो है। हम थोड़े ही अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे। दिलीप जी बिना कुछ बोले लंबी यहाँ लेकर भरकर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगे। लीला जी को याद आया कि केशव और माधव को गांव का दूध बहुत पसंद है, इसलिए वह दूध गर्म करके बेटों को देने के लिए इसलिए रसोई में चली गई। कमरे की तरफ जाते हुए बड़ी बहू के शब्द उनके कानों में पड़े। देखो, मैं आपके लिए इन दोनों की सेवा करने से नहीं, तुम ही संभालो अपने माँ बाप को।
अरे तुम समझती क्यों नहीं? मकान बेचकर जो पैसे मेरे हिस्से में आएंगे, उसे छत पर 2 कमरे बन जाएंगे। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो कमरा उनके काम आ जाएगा। 6 महीने के बाद माधव के घर भेज देंगे। दूध के गिलास भी बहुत मुश्किल से उनके हाथों से गिरते गिरते बचे। छोटे बेटे के कमरे की ओर मुड़ी। वहां से भी आवाज आ रही थी, तुम्हारी माँ तो सारा दिन खांसती रहती है। मैं बच्चों को पास भी नहीं जाने दूंगी, पता नहीं कौन सी बीमारी है। और हाँ, इसे कह देना कि मेरी रसोई में हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है कि यार, तुम्हारा जो मन करे करना, लेकिन अभी चुप रहो। एक बार इस मकान का हिस्सा मिल जाए तो कारोबार को थोड़ा आगे बढ़ाने सोचे 6 महीने भाभी के पास ही रहेंगे। वह तो सिर्फ अपना अपना स्वार्थ देख रहे थे। माता पिता के लिए चिंता तो सिर्फ दिखावा था। बाहरी कदमों से वह वापस कमरे में आकर खटिया पर बैठ गई। जी, आप सही कर रहे थे, तो आज बच्चों को हमारे बारे में इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपनी पत्नी को देख रहे थे, वह समझ चुके थे कि एक माँ की आंखों पर बंदी पट्टी खुल चुकी है। सुबह जब फटे हुए कागज दोनों बेटों ने देख तो खींचते हुए वापस शहर लौटने की तैयार करने लगे। बहू की भी बड़बड़हट भी चालू थी, और दिखाओ चिंता, यह लोग अकेले रहने लायक ही हैं। इस उम्र में भी जमीन जायदाद का मोह नहीं छूटता। दिलीप जी और लीला जी ने जैसे अपने कान बंद कर लिए थे, लेकिन आज उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज के बाद कभी भी अपने बच्चों के मोह में नहीं फंसेंगे। अब अपने जीवन की अंतिम सांस इसी मिट्टी में लेंगे, एक दूजे के साथ में। दोनों एक दूसरे से वादा कर रहे थे कि अब हम एक दूसरे का सहारा है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।